हमारी भी होती है, रिकॉर्डिंग हमारी भी होती है क्या? बस हमारी आवाजों की होती है बस। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो अभी हमने जैसे विद रिस्पेक्ट टू रैंडम राइट एंगल ट्रायंगल्स की कुछ एंगल थीटा है, कुछ एंगल ए है या बी है या सी है, उसके हिसाब से हमने साइन कॉस टेन ये सारे हमने पढ़े थे विद रिस्पेक्ट टू द साइड लेंथ परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब हमको बात करनी है कि विद रिस्पेक्ट टू सम पर्टिकुलर एंगल्स, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिन पे हमको वैल्यू लर्न होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, तो वो कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम बनाएंगे। तो अपने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। तो यहाँ पर हम थीटा ले रहे हैं, PR मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री अच्छा एक बड़ा अब ये एंगल्स हैं कुछ अपने स्पेसिफिकली जिन पे हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू लर्न करनी है, याद करनी है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इस पे रेशियो वाइज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, बाकी तीन इनके रेसिप्रोकल ही होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता था? सेक थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता था? सेक थीटा। और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता था? कॉट थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले साइन थीटा क्रिएट करने के लिए आपको अगर सिर्फ साइन थीटा भी लर्न है तो बाकी सारी की सारी भी बड़े आराम से डिराइव हो जाती है, बट हमको साइन कॉस टेन ये बिल्कुल तीनों एंगल बाय एंगल रटी होनी चाहिए वैसे। ठीक है, हर बार ये कोशिश ना करो कि बैठ के पहले पूरी टेबल बना रहे हैं ना, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को। हमको सीधे एंगल बाय एंगल बिल्कुल याद होनी चाहिए कि sin 45 1/√2 होता है, cos 30 √3/2 होता है। ठीक है, क्या वैल्यूज होती है वो समझो कि sin थीटा की वैल्यू sin 0 पे ये वैल्यू थीटा की है, तो यानी थीटा की जगह जब 0 डिग्री पुट करेंगे तो sin 0 डिग्री की वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, sin 30 डिग्री की वैल्यू की बात करें तो दैट इज 1/2। साइन 45 डिग्री की बात करें तो दैट इज 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू की बात करें तो दैट इज √3/2। साइन 90 डिग्री की वैल्यू इज 1। ये बात करेंगे अभी कैसे आई, पहले ये टेबल बनाओ, लिखो क्या क्या होती है, पहले तो ये लिखे, कैसे कैसे आ रही है वो बताएंगे। कॉस के लिए इसकी रिवर्स कर दो बस। इन्हें तो इसी चाहिए, इन्हें तो इसी चाहिए, तुझे पता क्या चाहिए?
मैं टेस्ट की बनाता हूँ। 15 दिन की है। थोड़ा चाहिए। किसी और का मेरे को मैं पूरा मैं तेरे ही पसंद है। कौन अच्छा पीछे क्या तो रखी है आप माइक्रोफोन की नजर में क्या लक्ष्य तो डरता ही नहीं है क्या पहने एक काम कीजिए आपको दे दूंगा मैं क्या बात एक काम कीजिए ये ले लीजिए अरे शिट 45 मिनट रहता बता दिए तो क्या है सर cos थीटा की वैल्यू क्या बोली हमने बिल्कुल रिवर्स होती है साइन की टेबल से यानी cos 0 विल बी 1 cos 0 अपना 1 हो जाता है cos 30 की वैल्यू √3/2 हो जाती है यही वैल्यू रिवर्स में लिख रहे हैं ना ये एज इट इज 1/√2 आ जाएगी cos 60 की वैल्यू हाफ हो जाएगी और cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी ठीक है देन tan थीटा की वैल्यू की बात करें तो हमको पता है tan थीटा क्या होता था sin अपॉन cos ही होता था sin थीटा को cos थीटा की वैल्यू से डिवाइड कर दो तो जैसे sin tan 0 डिग्री पे बहुत बात करूंगा तो sin 0 अपॉन cos 0 डिग्री तो 0 अपॉन 1 यानी 0 ही हो गया ऐसे ही tan 30 डिग्री का मतलब sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा ऐसे ही tan 45 का मतलब sin 45 अपॉन cos 45 सेम वैल्यूज ही है तो वो 1 हो जाएगा tan 45 की वैल्यू tan 60 डिग्री वैल्यू मतलब sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री तो वो 2 कट जाएगा √3 रह जाएगा tan 90 डिग्री का मतलब 1 डिवाइडेड बाय 0 अब डिनोमिनेटर 0 है हो गया तो इसका मतलब दैट इज कॉल्ड नॉट डिफाइंड एंड दिस मींस नॉट डिफाइंड ये tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगा क्योंकि उसमें डिनोमिनेटर 0 हो रहा है ठीक है अब ये तीन अपने को बिल्कुल याद होनी चाहिए है ना ये हमने बता तो दिया कैसे बन रही है बट हमको डायरेक्टली याद रखनी है ना आपको बार बार ट्राई यही करना है कि सीधे वैल्यू वाइज याद हो पूरी टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अब बाकी रेशियोज ऑटोमेटिकली आ जाएंगे बाकी रेशियोज डायरेक्टली याद रखने की जरूरत नहीं है बाकी रेशियोज में बस अपने को ये याद होना चाहिए कौन किसका रेसिप्रोकल होता है ना जैसे कोसेक 0 की बात करूंगा तो मैं दिमाग में sin 0 आना चाहिए और उसका रेसिप्रोकल करना है बट sin 0 0 होता है तो 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बनेगा 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड तो कोसेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड फिर कोसेक 30 की बात करूंगा तो मेरे दिमाग में पहले sin 30 आएगा कि sin 30 हाफ होता था तो कोसेक 30 उसका रेसिप्रोकल होता है तो हाफ का रेसिप्रोकल क्या हो गया 2 हो गया ऐसे ही कोसेक 45 पे आऊंगा तो sin 45 का रेसिप्रोकल कर देंगे तो दैट इज √2 कोसेक 60 मतलब √3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2/√3 कोसेक 90 मतलब 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही आएगा 1 का रेसिप्रोकल इज 1 ओनली ऐसे ही sec थीटा किसकी टेबल का रेसिप्रोकल होगा cos की टेबल का रेसिप्रोकल तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही हो गया √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा 1/√2 का अगेन √2 हो गया 1/2 का 2 हो गया और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड हो गया cot थीटा आपका tan का रेसिप्रोकल है 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होगा हमेशा 1/√3 का √3 हो गया 1 का 1 हो गया √3 का 1/√3 हो गया और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 हो जाएगा नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल कभी करना पड़े तो उसकी जगह 0 लिखना है ठीक है ये सारी वैल्यूज होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो होती है
गिर गिर इतनी बना ली टेबल में इसमें स्केच करेंगे। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स लिखो नोट डाल के, फिर अब टेबल के हिसाब से कि ये टेबल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यूज की बात करें साइन थीटा और कॉस थीटा में। मैक्सिमम वैल्यू of sin theta is 1 which is attained at theta is equal to 90 डिग्री। साइन थीटा की किसी भी एंगल की एक्यूट एंगल में बात करेंगे क्योंकि हम 10th में, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा फॉर एनी एंगल थीटा कैन बी इक्वल टू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 1 आती है, वो भी कब आती है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे। ठीक है, सेकंड पॉइंट, कॉस थीटा की भी ऐसे ही बात की जाए अगर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज आल्सो 1 और वो कब आती है 1 एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा की भी मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉस थीटा 1 तक ही जा सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। 1 कहां पर हो रहा है, थीटा इक्वल टू 0। अब जैसे जैसे हम एंगल की मूवमेंट की बात करते हैं कि हमने बोला कि थीटा जो भी एंगल था एबीसी कोई राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे पास। अब इसमें थीटा की मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमने जो टेबल पे एंगल लिया है वो 0 से 90 डिग्री के लिए है ना। ये थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर पता है मेरे को, ये बेस पता है मेरे को, ये हाइपोटेन्यूज पता है मेरे को। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में हम बिहेवियर स्टडी करें अगर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज का, कि एज थीटा मूव्स फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री, एज थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, जैसे जैसे थीटा मेरा 0 डिग्री से 90 डिग्री में बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे साइन थीटा की अगर बात की जाए, साइन थीटा की वैल्यूज की बात की जाए या कॉस थीटा की वैल्यूज की बात की जाए, तो क्या हो रहा होगा वहां पर, बोलो। अब थीटा सोचो बिल्कुल ऑलमोस्ट 0 डिग्री जब है भाई, तो क्या होगा कि ये थीटा 0 होने का मतलब कि भाई ये मेरा बेस है, तो बेस के से एलिवेट कर रहे हो आप एंगल थीटा कुछ। अगर ये थीटा बहुत छोटा है तो ये ट्राइंगल कुछ बिल्कुल ही पतला सा बनेगा कि नहीं, कुछ ऐसा सा सोचो ट्राइंगल बन रहा है, इसका थीटा बहुत छोटा हो गया। तो जब थीटा बहुत छोटा होगा तो ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर की लेंथ भी बहुत छोटी होगी, बोलो। परपेंडिकुलर जितना थीटा छोटा होता जाएगा उतना ही परपेंडिकुलर की वैल्यू भी डिक्रीज होती जाएगी कि नहीं। मतलब मैं बोलूंगा कि थीटा अगर टेंड कर रहा है ऑलमोस्ट 0 की तरफ, अगर मैंने ले लिया एंगल थीटा इज ऑलमोस्ट 0 डिग्री की तरफ जा रहा है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 0 की तरफ हो जाएगी। और जब परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा तो मेरे को पता है कि साइन थीटा क्या होता था हमेशा अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब न्यूमरेटर 0 पे जा रहा है, बोलो। तो इस वजह से जब हम थीटा 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इस वजह से साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या लिखी हमने, क्या लिखी थी टेबल में, साइन 0 डिग्री 0 लिखा था। वो 0 क्यों आ रहा है वो समझ में आ रहा है, क्योंकि जब ऐसा ट्राइंगल होगा जिसका थीटा ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा तो उसमें परपेंडिकुलर की लेंथ भी ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। समझ में आ रही है बात। अब थीटा ऑलमोस्ट 0 से अब मैं बोल रहा हूँ कि ये इंक्रीज करने लगा मैं, तो जैसे जैसे ये थीटा की वैल्यू में बढ़ाऊंगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर की लेंथ भी फिर इंक्रीज होने लग जाएगी कि नहीं। जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे परपेंडिकुलर की लेंथ भी बढ़ती जाएगी। थीटा आप इंक्रीज करते जा रहे हो तो परपेंडिकुलर की लेंथ भी इंक्रीज होते जा रही है, बोलो। अब परपेंडिकुलर की लेंथ इंक्रीज होती जा रही है, तो दैट मींस न्यूमरेटर बढ़ता जा रहा है। न्यूमरेटर बढ़ता जाएगा तो फिर ऑब्वियसली साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी।
किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बढ़ेगा तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं? तो साइन थीटा का जो साइन थीटा जो रेशियो है उस रेशियो का न्यूमरेटर बढ़ाते जाओगे तो उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, एज थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90 डिग्री साइन थीटा भी क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। क्यों इंक्रीज होगा ये समझ में आ रही है बात? क्योंकि थीटा बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, p की वैल्यू परपेंडिकुलर की वैल्यू बढ़ेगी और फिर इसी वजह से साइन थीटा की वैल्यू भी, साइन थीटा विल also increase from, कहां से, 0 से इंक्रीज करेगा क्योंकि 0 पे 0 हो गई थी वैल्यू, परपेंडिकुलर की लेंथ 0 हो गई थी और जैसे जैसे p बढ़ता जाएगा तो अब बोलो भाई ऑलमोस्ट 90 डिग्री के करीब जब हो जाएगा, ये ट्रायंगल में मैं बोलूं कि थीटा ऑलमोस्ट किसकी तरफ जाता जा रहा है, 90 का मतलब ये हो गया, ये तो एग्जैक्ट 90 है ना, ऑलमोस्ट 90 का मतलब इसके ऑलमोस्ट पैरेलल ही जा रहे होगे, तो ये ट्रायंगल जो बनेगा ये बहुत ऊंचा ट्रायंगल बनेगा और उसमें ये जो परपेंडिकुलर है एक तरह से वो हाइपोटेन्यूज भी ऐसा टिल्ट होता जा रहा है ना, जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है तो हाइपोटेन्यूज भी सीधा होता जा रहा है। तो जब वैल्यू बहुत बिल्कुल थीटा जो है बिल्कुल 90 के करीब पहुंच जाएगा तो एक तरह से क्या होगा, आपको बिल्कुल सेम दिखेंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बिल्कुल पैरेलल दिखेंगे, है ना। तो थीटा की वैल्यू जब 90 के करीब पहुंच जाएगी तो वहां क्या होगा कि परपेंडिकुलर की वैल्यू ऑलमोस्ट हाइपोटेन्यूज के बराबर हो जाएगी, ऑलमोस्ट हाइपोटेन्यूज के करीब पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। और अगर जब वो हाइपोटेन्यूज की तरफ पहुंच रहा है इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी कि नहीं। पर p की वैल्यू भी अगर ऑलमोस्ट h हो गई तो वैल्यू ऑलमोस्ट 1 हो गई कि नहीं होगी रेशियो की, हां हां, p की वैल्यू h होगी तो h अपॉन h करके 1 ही आता ना। तो इस वजह से हम क्या बोल रहे हैं, जैसे जैसे थीटा बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे 90 के करीब जाएगा तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होके कहां तक चली जाएगी, फिर एग्जैक्ट 90 पे हम बात करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, p और h बराबर हो जाएंगे। इस वजह से साइन थीटा की वैल्यू विल इंक्रीज फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि साइन एंगल 0 से 90 डिग्री में आप लेके जाओगे, बढ़ाओगे तो साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, हमेशा बढ़ेगी 0 से लेकर 1 तक। मिनिमम वैल्यू 0 हो गई, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सबको, है ना। क्योंकि इस पे जैसे सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है एग्जांपल में, क्योंकि हमको स्टैंडर्ड एंगल तो पता है ना, लेकिन कुछ एंगल्स ऐसे बोल दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट करके डाल सकता है कि आपको बोले कि साइन 47 डिग्री और कॉस और साइन 58 डिग्री में कौन बड़ा होगा। इसके बीच में पूछ लिया ग्रेटर लेस का साइन लगाना है, तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता, इसके टेबल में तो इन एंगल्स की बात की नहीं हमने, तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि हमने क्या बोला कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा 0 से 90 की तरफ, वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। तो मतलब जितना छोटा एंगल उतनी ही साइन थीटा की वैल्यू भी छोटी, जितना बड़ा एंगल उतने साइन थीटा की वैल्यू भी बड़ी। तो दैट मींस इनमें से कौन सा बड़ा होगा, साइन 58 डिग्री बड़ा होगा, क्योंकि वो बड़ा एंगल है, तो बड़े एंगल पे साइन की वैल्यू बड़ी होगी, छोटे एंगल पे छोटी होगी 0 से 90। समझ आ रहा है भाई, क्लियर है ये थर्ड पॉइंट हो गया। इसी तरह से फिर इसमें cos थीटा का करो, इसलिए ये पॉइंट सारे फोर्थ पॉइंट में सेम पॉइंट ऐसे ही cos के लिए बनाते हैं। तो एज थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, अब थीटा क्या होता था तुम्हारा भाई, cos थीटा की मतलब cos क्या होता था, थीटा 0 से 90 में बात कर रहे हो तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती थी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती थी। अब वापस से सोचो कि थीटा ऑलमोस्ट 0 पे जब है, थीटा जब ऑलमोस्ट 0 डिग्री पे होगा तो ये जो बेस है और ये जो हाइपोटेन्यूज है ऑलमोस्ट सेम लेंथ के होंगे। तो थीटा बहुत छोटा होगा, ट्रायंगल का थीटा जब होगा बहुत छोटा तो उसका हाइपोटेन्यूज ऑलमोस्ट बेस के पैरेलल जा रहा होगा, बेस के पास पहुंच रहा होगा, बेस के ऑलमोस्ट बराबर हो रहा होगा। हाँ, अगर थीटा एग्जैक्ट 0 कर दूं तो ये बंद हो जाएगा ना, ये दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप कर गई तो थीटा 0 हो गया, तो बेस और हाइपोटेन्यूज क्या हो गए उस टाइम पे, इक्वल हो गए। इस वजह से cos 0 की वैल्यू क्या बन रही है,
क्योंकि जब थीटा 0 होगा तो बी और एच बराबर हो जाएंगे ना, बेस पे ही हाइपोटेन्यूज गिर जाएगा। थीटा 0 होते ही क्या होगा, बेस पे ही आपका हाइपोटेन्यूज गिर गया तो थीटा 0 हो गया ना, तो दोनों बराबर हो गए, बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर हो गए तो वैल्यू क्या हो गई फिर 1 हो गई। इसलिए थीटा cos 0 की वैल्यू इसलिए हमने क्या लिखी थी 1 लिखी थी। अब जैसे जैसे थीटा बढ़ाते जा रहे हो तो अब क्या हो रहा है उल्टा, अब जैसे जैसे थीटा बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे बोलो, हाँ, यानी बेस की वैल्यू क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। जैसे जैसे थीटा बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे बेस की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। बेस कम होता जाएगा तो फिर cos थीटा भी कम होता जाएगा। ठीक है, जब ऑलमोस्ट 90 हो जाएगा तो बेस ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा कि नहीं। तो भाई जब ये थीटा ऑलमोस्ट 90 हो गया तो इसका बेस बिल्कुल पतला हो जाएगा कि नहीं। जैसे जैसे थीटा बढ़ाते जा रहे हो, यही लेंथ हाइपोटेन्यूज मैं बोल रहा हूँ फिक्स है, थीटा को बढ़ाया तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पहुंच गया, तो अब परपेंडिकुलर तो ऐसे ही डालूंगा ना यहाँ पर कि मैंने हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रख रखा है, तो अब इसका बेस छोटा हो गया, थीटा और बढ़ाया, हाइपोटेन्यूज उसी हाइपोटेन्यूज पे हाइपोटेन्यूज फिक्स रख के मैंने थीटा और बढ़ाया तो बेस और छोटा हो गया, थीटा और बढ़ाया बेस और छोटा हो गया, थीटा और बढ़ाया तो बेस और छोटा हो गया। बेस छोटा होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा, जैसे जैसे थीटा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बेस छोटा होता जा रहा है, बेस कम होता जा रहा है, यानी थीटा बढ़ेगा तो बेस कम होगा, बेस कम होगा तो ऑब्वियसली cos थीटा भी कम होगा। तो cos की नेचर कैसी होगी, डिक्रीजिंग नेचर होगी विद रिस्पेक्ट टू एंगल। साइन की नेचर कैसी थी, इंक्रीजिंग नेचर साइन शो कर रहा था, जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हो तो साइन भी इंक्रीज करता जा रहा है, लेकिन cos क्या कर रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है, ये रिवर्स प्रोसेस फॉलो कर रहा है। तो एज थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90 डिग्री देन cos theta will decrease from 1 to 0। थीटा जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे cos थीटा की वैल्यू उल्टा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी अगर आपसे बोले कि cos 37 डिग्री और cos 38 डिग्री में क्या रिलेशन होगा, क्या बताओगे, कौन बड़ा कौन छोटा। 37 डिग्री छोटा एंगल है तो इसमें cos की वैल्यू बड़ी होगी, जितना छोटा एंगल उतनी बड़ी वैल्यू। तो रिलेशन क्या आएगा, cos 37 डिग्री विल बी ग्रेटर देन cos 38 डिग्री। यहाँ पर अब 0 से 90 डिग्री में अगर हम क्या करें, साइन और कॉस दोनों का बिहेवियर साइमल्टेनियसली चेक करें। ये लिख लिया अभी सबने इतना। नेक्स्ट पॉइंट में, फिफ्थ पॉइंट में करेंगे बात अपन साइमल्टेनियस बिहेवियर की। अगर हम ग्राफ थोड़ा सा समझें इनका, ग्राफ ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा और थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। 0 से 90 डिग्री में दोनों का बिहेवियर जो हमने समझा उससे हम आराम से ग्राफ, थोड़ा सा बेसिक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिक ग्राफ जैसे वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई अगर, ठीक है। इस पे 0 से 90 में बात कर रहा हूँ तो एक्स एक्सिस पे वील मार्क द एंगल कि वी आर टेकिंग एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे भी वी आर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू में बात कर रहे हैं तो 0 डिग्री है, जैसे 0 डिग्री के बाद आपने बोला 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है।
तरह से हमने एंगल रखे इस पे। क्या हो गया? तो इसमें भी हंसने वाली बात होती है। थर्टी डिग्री का एंगल है, एक्स एक्सिस पे ये 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री। ठीक है, अभी पहले देखो साइन थीटा का बिहेवियर से समझेगी साइन थीटा की वैल्यू। अब जो भी साइन थीटा या कॉस थीटा की वैल्यू है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यहाँ पर रख रहे हैं वाई एक्सिस पे। वाई की वैल्यू यानी अपनी, जैसे हम पॉलिनोमियल में करते थे, पॉलिनोमियल की वैल्यू y से रिप्रेजेंट होती थी, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैसे ही केस है, ग्राफ वैसे ही बनता है। यहाँ पर y मतलब y कोऑर्डिनेट मतलब वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। तो यहाँ एक्सप्रेशन अपने साइन कॉस के है। तो 0 डिग्री पे जैसे साइन की बात करें तो 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू 0 ही थी भाई। फिर साइन 30 पे वैल्यू कितनी हो गई थी? हाफ। ठीक है, लेट्स से दिस इज हाफ। यहाँ पर मैंने बोला ये हाफ है, तो साइन 30 पे ये वैल्यू हाफ हो गई। ये हो गया 1, दिस इज हाफ, दिस इज 1। 45 पे 1/√2 है तो थोड़ी सी और बढ़ के आएगी 1/√2। 60 पे √3/2 है तो और थोड़ी सी बढ़ेगी, और 90 पे फिर 1 हो जाएगी। ठीक है, साइन का अप्लाई है कॉस का। साइन की बता रहा है, देखो समझ में नहीं आया। इंक्रीज हमने बोला ही था कि साइन की वैल्यू क्या हो रही है, जैसे जैसे थीटा आप 0 से बढ़ाते जा रहे हो 90 तक, तो वैसे वैसे साइन की वैल्यू क्या होगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब तो बेसिकली हमने बोला कि 0 से लेकर 1 तक में वैल्यू बढ़ेगी। साइन की वैल्यू क्या होगी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू 0 से 1 के बीच में बढ़ेगी। जैसे जैसे थीटा बढ़ते जा रहे हैं तो बस हम रफली वो पॉइंट मार्क कर रहे हैं। ये 1 है अगर, तो ये हाफ हो गया लगभग। तो साइन 0 पे 0 वैल्यू दे रहा था। साइन 30 डिग्री 1/2 थी, तो 30 डिग्री पे क्या हो, कहां से आपने y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 1/2 हो गया। 45 डिग्री पे 1/√2 है, तो वो इस तरह से कहीं यहाँ पर आएगा। 60 पे थोड़ी वैल्यू और बढ़ेगी, और 90 पे फाइनली जाके क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो मतलब जो ग्राफ की नेचर बनेगी वो कुछ इस तरह की शेप बनती है ना, इस तरह से लगभग। मैं डायरेक्ट शेप बनाऊं तो 90 पे 1 जो पहुंच रहा है वो कुछ इस तरह से शेप में पहुंच रहा है। कर्व, स्ट्रेट लाइन कुछ नहीं है इसमें ना, कर्व टाइप का। ये आपका साइन का ग्राफ है। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे साइन की वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है ना। ये हाफ पे आपका साइन 30 डिग्री पे ये हाफ वाला पॉइंट आ गया, फिर 45 पे और बढ़ जाएगी वैल्यू कि 45 डिग्री पे जब बात कर रहे होगे आप, ये 45 डिग्री पे जो पॉइंट आएगा उसका y कोऑर्डिनेट देखोगे तो वो क्या हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। 60 डिग्री पे जब बात कर रहे होगे आप, एंगल 60 डिग्री है, तो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट देखोगे तो वो क्या हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज बढ़ रही है, 0, हाफ, 1/√2, √3/2 से लेकर फाइनली 1 तक पहुंचे जो हम। तो ये साइन की नेचर है 0 से 90 डिग्री में। ठीक है, अब इसी के साथ में मैं अगर cos थीटा की बात करूं तो cos थीटा का नेचर हमने बोला था जैसे जैसे थीटा बढ़ाओगे तो cos तो डिक्रीजिंग नेचर शो करेगा। cos में डिक्रीजिंग नेचर आएगी, मतलब cos 0 पे 1 था। ठीक है, 30 पे √3/2 था। cos 30 क्या हो गया था? √3/2। तो यहाँ कहीं आ गया 45 पे दोनों सेम थे, तो ये पॉइंट पे ही कॉमन पॉइंट होगा ये इनका। 60 पे हाफ आ गया था, 90 पे क्या हो गया था? 0। तो cos की नेचर सेम ऐसी जो होगी वो डिक्रीजिंग में होगी। इस तरह से ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है, तो ये ग्रीन वाला जो है वो किसका ग्राफ हो गया? दिस इज cos का ग्राफ। और ये वाला ग्राफ जो है अपना वो किसका ग्राफ है? साइन का ग्राफ है। ऑरेंज वाला साइन का ग्राफ है, ग्रीन वाला cos का ग्राफ हो गया। तो दोनों इंटरसेक्ट कहां पर कर रहे हैं? कॉमन पॉइंट और कौन सा हो गया? कौन सा एंगल? 45 डिग्री का। इसका क्यों? क्योंकि 45 डिग्री पे टेबल में भी हमने देखा था दोनों की वैल्यू सेम आती थी क्या? 1/√2। sin 45 भी 1/√2 होता था, cos 45 भी 1/√2। तो इससे हमें इंपॉर्टेंट बात क्या पता चली कि 45 डिग्री पे दोनों सेम जगह पे आ गए। लेकिन 45 से पहले देखो तो कौन ऊपर था? cos या sin? cos ऊपर है, ग्राफ वाइज cos का ग्राफ ऊपर है, sin का ग्राफ नीचे है 45 से पहले।
तो इसका मतलब cos की वैल्यू बड़ी होगी, sin की वैल्यू छोटी होगी। कब? जब एंगल 0 से 45 डिग्री से पहले की अगर एंगल होगी। लेकिन 45 से बाद में क्या हो जाता है? ग्रीन नीचे आ जाता है, ऑरेंज ऊपर चला गया, मतलब ऑरेंज मतलब साइन ऊपर चला गया, कॉस नीचे आ गया, मतलब साइन अब बढ़ गया और कॉस घट गया, छोटा हो गया। ठीक है, तो दैट मींस यहां से हम क्या बताना चाह रहे हैं कि फॉर एंगल थीटा बिटवीन 0 to 45 डिग्री, फॉर एंगल थीटा बिटवीन 0 and 45 डिग्री, 0 से 45 डिग्री के बीच में अगर एंगल थीटा है तो हमेशा क्या होगा? cos थीटा की वैल्यू बड़ी होगी sin थीटा से, cos थीटा की वैल्यू बड़ी होगी sin थीटा से। ठीक है, लेकिन अगर यही बात मैं कब करूंगा? फॉर एंगल्स बिटवीन, फॉर एंगल थीटा बिटवीन 45 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो 45 से 90 डिग्री के बीच के एंगल पे जैसे ही बात करोगे तो आपका साइन ऊपर पहुंच जाता है ग्राफिकली, ऑरेंज वाली लाइन ऊपर चली गई, ग्रीन वाली लाइन का नीचे आ गया। तो इसका मतलब अब क्या हो गया? साइन थीटा बड़ा हो जाएगा कॉस थीटा से। सेम एंगल थीटा पे बात हो रही है ऑब्वियसली। ठीक है ना? वैसे तो सीधे आपसे क्वेश्चन अगर पूछ ले कि बताओ साइन 39 डिग्री और कॉस 39 डिग्री में कौन बड़ा होगा? हाँ, साइन 39 डिग्री कॉस 39 डिग्री में कौन बड़ा होगा? तो हम देखेंगे 39 डिग्री कौन से सेगमेंट में पहुंच रहा है? 0 से 45। हाँ, वही सोचना, यही पॉइंट्स के हिसाब से सोचना। 39 डिग्री के में हमने क्या देखा था? 39 डिग्री कौन से सेगमेंट का एंगल है? 0 से 45। 0 से 45 में हमने क्या बताया? कॉस बड़ा होता है, कॉस ऊपर होता है, कॉस की वैल्यू बड़ी होगी, साइन की वैल्यू छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या रहेगा रिलेशन? ये वाला रिलेशन है। लेकिन अगर इसी में अपने से पूछता कि साइन ऑफ 47 डिग्री और कॉस ऑफ 47 डिग्री में बताओ कौन बड़ा कौन छोटा, तो अब क्या हो जाएगा? क्योंकि 45 से बढ़ गया एंगल, 45 से बढ़ते ही कौन बड़ा हो जाता है? साइन बड़ा हो जाता है, कॉस छोटा हो जाता है। तो साइन 47 डिग्री की वैल्यू बड़ी होगी, कॉस 47 की छोटी होगी। ठीक है, क्लियर है आपका? ये हुई है सबने? ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि वैल्यूज की जो बोल रहे थे आपके बीच की जो टेबल जो बनी है वो कैसे बनी है। तो उसमें अपन सबसे पहले अब बात करते हैं फॉर एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। कि कैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री पे हम बोल रहे हैं कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, cos 60 की वैल्यू भी 1/2 है। तो ये हम कैसे डिराइव कर रहे हैं ना, इसका ये डेरिवेशन क्या है? क्योंकि इसमें सीधा क्वेश्चन आता है, ज्योमेट्रिकली प्रूव दैट sin 30 is equal to half। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में ना, कि प्रूव करने के लिए आता है सीधा, प्रूव ज्योमेट्रिकली कि cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। तो ध्यान रखो कैसे करना है कि जब हम 30 और 60 की बात कर रहे हैं तो हमको एक ज्योमेट्रिकली करने का मतलब क्या है कि ज्योमेट्रिकली वी विल कंस्ट्रक्ट, यहां हम सबसे पहले बोलेंगे ज्योमेट्रिकली कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ साइड लेंथ 2a। कितनी साइड का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं हम? 2a साइड का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया हमने सबसे पहले। तो लेट्स से दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, इसकी तीनों साइड की लेंथ कितनी है? इक्विलेटरल है तो तीनों साइड बराबर होंगी, तीनों साइड हमने मानी है किसके बराबर है? 2a के बराबर। ठीक है, फिर इसमें हम बोल रहे हैं कि नाउ ड्रॉ
ऑल्टीट्यूड AD ठीक है ऑन BC साइड। ऑल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर। ऑल्टीट्यूड ट्रायंगल का क्या होता है कि हमने बोला ड्रॉ ऑल्टीट्यूड AD, मतलब ए से ए वर्टेक्स से आप ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हो, मतलब ए वर्टेक्स से आप सामने वाली साइड पे क्या डाल रहे हो, परपेंडिकुलर डाल रहे हो। ये AD क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब जैसे ही आपने परपेंडिकुलर डाला तो आपके ये दो ट्रायंगल बन गए और ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि दोनों में राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज दोनों का बराबर है और ये वाली साइड कॉमन है AD, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड RHS क्राइटेरिया से क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहां लिख देना बाय RHS क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD इस कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACD के। ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दैट मींस मेरा BD और CD बराबर लेंथ होगी, फिर CPCT से AD और CD दोनों बराबर होंगे तो कितने कितने हो जाएंगे, क्योंकि टोटल लेंथ BC की 2A थी, तो कितने हो गए बोलो, BD की लेंथ और CD की लेंथ कितनी कितनी आ गई, 1A ये A हो गई, ठीक है, 2A आधा आधा हो गया, तो A में बट गया, ठीक है। नाउ बीइंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मेरे को ये पता है कि भाई तीनों एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल में किस मेजर के होंगे, किस मेजर के होंगे, 60 होंगे ना भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल 60 होंगे, तो ये एंगल भी मेरे को क्या मिला, 60 डिग्री मिला। ये 60 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा फिर बताओ, 30 डिग्री हो जाएगा, तो दिस एंगल इज 30 डिग्री नाउ। अब BD और CD हमने लिख दिया कि वो A आ गया था। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या मैं AD की लेंथ निकाल सकता हूं, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABD लगा दें अगर, तो हमको क्या मिलेगा, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज मतलब AB का स्क्वायर, बोलो भाई, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर आ गया। अब AD तो मेरे को पता नहीं है, वही फाइंड कर रहे हैं। BD कितना था, आ गया था हमारे पास, BD देखो ना भाई, A आ गया था ना, तो A स्क्वायर हो गया, और AB कितना था, 2A का होल स्क्वायर हो गया, 2A का होल स्क्वायर यानी क्या बन गया, 4A स्क्वायर। दैट मींस AD के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, दैट इज 3A स्क्वायर। इसका मतलब AD की लेंथ कितनी आ गई, AD की लेंथ कितनी आ गई, AD का स्क्वायर 3A स्क्वायर है, तो AD तो इसका रूट हो जाएगा, इसका रूट करोगे तो 3 का रूट √3 हो गया, A स्क्वायर का रूट सिर्फ A रह जाएगा, तो AD की लेंथ भी मिल गई, बोलो भाई। yes, sir. तो अब ट्रायंगल ABD की तीनों साइड मिल गई, ट्रायंगल ABD की AB साइड 2A है, BD साइड A है, और AD हमने निकाल ली √3A ना भाई, AD की लेंथ हमने √3A निकाल ली है। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री लगाने में कोई दिक्कत नहीं, एंगल पता है किस एंगल पे लगानी है। अगर मेरे को अब 60 डिग्री के हिसाब से बात करनी है सारी, इफ वी वांट टू फोकस ऑन 60 डिग्री के रेशियोज पे, तो बोलो जब मैं sin 60 डिग्री लिखूंगा, sin 60 डिग्री में फॉर्मूला मेरा वही लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल जब 60 डिग्री ले रहे हो तो परपेंडिकुलर कौन सा लोगे बोलो, When we are considering this angle 60 डिग्री वाला एंगल, तो परपेंडिकुलर इसके अपोजिट वाली होगी, AD होगा, परपेंडिकुलर की जगह AD लिखोगे, और हाइपोटेन्यूज तो 90 के अपोजिट वाला AB होगा। अब AD की वैल्यू आपने निकाली थी अभी, कितनी थी, √3A, और AB कितना था, 2A, A से A कट गया, तो यानी sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, √3/2, ठीक है, प्रूव हो गया। ये प्रूव करना था आपको, 60 डिग्री पे अगर sin की वैल्यू की बात करें तो sin 60 डिग्री √3/2 हो गया। ऐसे ही cos 60 डिग्री निकाल लो सेम तरीके से, 1/2 हुआ, दिख ही नहीं रहा, आगे बैठ जाओ ना फिर आपके
वाला सब तुम अपने ना लंबे लंबे वो घर पे स्टूल होते हैं ना चढ़ने के लिए, दीवारें साफ करने के लिए, वो लेके आएगा, उस पर बैठ जाएगा बिल्कुल एसी के साथ। ये भी दिखे एसी की हवा भी आती है। हाँ ऐसे करो तो मैं भी जाने वाले साफ करवाऊंगा। हाँ भाई cos 60 प्रूव करो जल्दी से। करो वो आ रहा है 1/2 1/2 तो आएगा ही, प्रूव करो। प्रूव ऐसे ही है जैसे यहाँ किया। इस ट्रायंगल में अभी हमने sin 60 डिग्री में sin की बात की थी। अब इसी ट्रायंगल में cos 60 की बात कर दो। तो cos 60 डिग्री पे cos का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, तो 60 डिग्री ये थीटा अगर ले रहे हो तो बेस कौन कहलाएगा, BD। बोलो भाई इस ट्रायंगल में 60 डिग्री के एंगल के हिसाब से बेस क्या होगा, BD होगा, हाइपोटेन्यूज तो वही AB होगा। अब BD की वैल्यू कितनी थी A, AB की वैल्यू कितनी थी 2A, A से A कट गया 1/2 आ गया, cos 60 डिग्री की वैल्यू हाफ। हाँ इसमें इतना ही है। हाँ करो जल्दी से, sin 60 cos 60 tan 60 ये तीनों निकाल दो और फिर 30 डिग्री पे निकाल दो। इसी ट्रायंगल में फिर 30 डिग्री वाले एंगल के रेस्पेक्ट में sin 30 cos 30 tan 30 प्रूव करना है। 30 डिग्री पे बात करोगे तो वी आर टेकिंग दैट एंगल नाउ, इस एंगल पे बात कर रहे होगे आप 30 डिग्री वाले एंगल पे, तो परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो जाएंगे। 30 डिग्री एंगल पे जब बात करोगे तो परपेंडिकुलर A लेंथ का हो जाएगा और बेस √3 A लेंथ का हो जाएगा। इसका है थर्टी डिग्री के प्रूव करने हैं। फिर इसी के साथ भाई 60 और 30 दोनों इसी ट्रायंगल से प्रूव हो रहे हैं ना, क्योंकि 60 डिग्री का एंगल पे हमने बात कर ली। अब मेरे को प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आ जाता कि नहीं भाई ज्योमेट्रिकली प्रूव करो cos 30 की वैल्यू √3/2। तो इसी ट्रायंगल में मैं 30 एंगल वाला कौन सा था, ये वाला एंगल 30 भी था ना, तो विद रिस्पेक्ट टू BAD एंगल में बात कर लूंगा कि जब मैं विद रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री एंगल बात करूंगा तो जो मेरा परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा, BD लेंथ वाला हो जाएगा। बोलो बेस जो होगा वो AD हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज आपका AB हो जाएगा कि नहीं। When we are talking with respect to 30 डिग्री एंगल, 30 के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होनी थी तो वो BD हो गई। ठीक है, इस वजह से अब जब मैं cos 30 डिग्री कैलकुलेट करूंगा तो cos 30 में फॉर्मूला लगाऊंगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का, बेसिक फॉर्मूला यही था। लेकिन बेस किसको मानेंगे इस बार, AD को। हाइपोटेन्यूज क्या था, AB। AD की वैल्यू कितनी थी √3A और AB की वैल्यू कितनी थी 2A, A से A कट गया तो इस वजह से cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी प्रूव हो गई, √3/2 ये प्रूव हो गई ना। ठीक है, या अगर मेरे को क्वेश्चन सीधा बोलता कि नहीं भाई tan 30 प्रूव करके बताओ आप, तो tan 30 प्रूव करना होता तो मैं पहले बेसिक फॉर्मूला लिखता परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर मैंने लिखा है कि विद रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री परपेंडिकुलर कौन था, BD, और बेस कौन था, AD। नाउ व्हाट इज BD, BD की लेंथ कितनी थी A और AD की लेंथ कितनी थी √3A, A से A कट गया, क्या आ गया आंसर। तो ये tan 30 डिग्री का वैल्यू प्रूव हो गई, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 आ गई। कैसे आई, समझ में आ गया। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री पे कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी रेशियो के लिए आता है तो इस तरह से ही करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ लेंथ 2A। उसके बाद एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना है AD उसमें, फिर वो ऑल्टीट्यूड की लेंथ निकाल के दिखा देनी है पाइथागोरस थ्योरम से कि √3A आ जाएगी
और उस ट्रायंगल के फिर एंगल दिखा देना है कि एक एंगल 60 तो होगा ही इक्विलेटरल में, बचा वाला एंगल 30 आ जाएगा। फिर जो भी एंगल को प्रूव करना है अपने को उसको यूज करो with respect to 30 डिग्री, with respect to 60 डिग्री परपेंडिकुलर फेस हाइपोटेन्यूज डिफाइन कर दो। ठीक है, डन। 30 डिग्री 60 डिग्री समझ आ गया। नेक्स्ट देखो फिर 45 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 45 डिग्री का प्रूफ। 45 डिग्री पे हमारी जो वैल्यूज आई हैं वो कैसे आई है प्रूव करनी है ज्योमेट्रिकली अगर, तो इसके लिए कंसीडरेशन 45 डिग्री के लिए आपको कंस्ट्रक्शन किसका करना है, वी हैव टू कंसीडर अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल कंसीडर करना है जो राइट एंगल ट्रायंगल भी है और आइसोसेलेस भी है और जो इक्वल साइड्स है उसकी वो हमने मान ली ए यूनिट की है। ठीक है, तो ऐसा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि जब भी आपके पास एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो दो साइड इक्वल है और एक एंगल 90 डिग्री भी है ना भाई। ये ABC अगर मैंने बोला कि दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल एज वेल एज आइसोसेलेस, आइसोसेलेस जो साइड्स होंगी वो परपेंडिकुलर वाली ही होंगी। हां ऐसे ऐसा कुछ नहीं है, XY Z भी कैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल आइसोसेलेस अच्छा भाई बताओ, आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर है ये, इसकी दो साइड्स बराबर हो गई, दोनों बराबर साइड जो होंगी वो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर वाली होंगी, हाइपोटेन्यूज तो बराबर होगा नहीं, हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट ही रहता है क्योंकि ये साइड भी हो गई ये साइड भी हो गई। अब अगर इसकी दो साइड बराबर है तो इसके बचे दो एंगल भी बराबर होंगे क्या? क्या बोलना चाहते हैं एक बार सोच ले। किसी भी ट्रायंगल में दो साइड बराबर होती है तो अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं, है ना। तो अब ये दोनों एंगल अगर बराबर है और ये एंगल 90 डिग्री है तो फिर क्या मेजर होगा इनका? शाबाश 360 और ट्रायंगल है बेटा, ब्रह्मांड में नहीं। एक एंगल 90 डिग्री है, बाकी दोनों एंगल बराबर है, 45 क्या इनका मेजर 45 45 भी पॉसिबल है ना। अरे 180 तीनों का सम 180 होगा तो एक तो 90 है, यानी बचे दोनों का सम 90 होगा, बचे दोनों एंगल का सम 90 है और दोनों बराबर भी है तो फिर 45 45 की पॉसिबिलिटी बचती ना। तो दैट मींस इसी वजह से हमने ये एंगल ट्रायंगल ऐसा कंसीडर किया है। राइट एंगल के साथ में आइसोसेलेस अगर मैंने मान लिया तो उसके बचे दोनों एंगल क्या आ जाएंगे 45 डिग्री आ जाएंगे, क्योंकि मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 पे फाइंड करना है। तो अब इसकी दो साइड ये हो गई, तीसरी साइड हाइपोटेन्यूज है वो पाइथागोरस से निकल जाएगी। क्या आएगी बोलो? AC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया AC का स्क्वायर इक्वल टू किसके होना चाहिए, वो बचे दोनों साइड के स्क्वायर के सम, यानी AC का स्क्वायर कितना आ गया 2A स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट लोगे तो √2 into A हो जाएगी। तो AC की लेंथ आ गई अपने पास √2 into A। नाउ वी आर कंसीडरिंग 45 डिग्री एंगल विद रिस्पेक्ट टू दिस 45 डिग्री एंगल। बोलो भाई अब विद रिस्पेक्ट टू
एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल C के रिस्पेक्ट में जब मैं बात कर रहा हूं तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज कौन से हो गए बोलो? P क्या हो गया? P हो गया √2a वैल्यू AC AB परपेंडिकुलर कौन सा होगा विद रिस्पेक्ट टू एंगल C? C से बात करेंगे मतलब B से बात करेंगे। B से कौन बात करता है बे? 90 डिग्री में कौन करता है? AB गजब, मतलब क्या खाके क्या आता है? सोचता भी नहीं है। एंगल C के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बोलो भाई कौन सी? अपोजिट साइड ना। C के अपोजिट कौन सी साइड दिख रही है? AB। तो P की वैल्यू क्या हो गई? AB, और AB किसके बराबर है? A के बराबर। ठीक है, बेस की वैल्यू बात करूं, बेस कौन सा कहलाएगा विद रिस्पेक्ट टू एंगल C? BC, और BC भी कितना है? A। और हाइपोटेन्यूज कौन होगा? 90 के अपोजिट वाला ही होता है वो तो हमेशा AC, और उसकी लेंथ कितनी है? √2 into A या A into √2। तो ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज विद रिस्पेक्ट टू एंगल C 45 डिग्री डिफाइन हो गए। तो अब आप कोई भी रेशियो निकाल सकते हो। जैसे sin C यानी sin 45 डिग्री लिखूंगा तो sin का फॉर्मूला लिखोगे लोग पहले P/H। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? P की वैल्यू क्या आई थी अपने पास? A, और H की वैल्यू क्या थी? √2 into A या A into √2। A से A कट जाएगा, वैल्यू क्या आ गई? 1/√2 आ गई। ऐसे ही cos 45 प्रूव करना होता तो cos 45 के लिए क्या लिख देता? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में बेस अगेन कितना है? A, हाइपोटेन्यूज अगेन A √2। A से A कट गया तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई? 1/√2। tan 45 प्रूव करना होता तो उसकी वैल्यू मैं बोलता क्या होती थी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर भी A है, बेस भी A है, इसलिए A अपॉन A से वैल्यू क्या आ जाती? 1 आ जाती। तो ये 45 डिग्री पे सारी वैल्यूज प्रूव हो गई। sin 45, cos 45, tan 45 कैसे ये वैल्यूज लाएंगे टेबल में। समझ आ गया भाई यहाँ तक? ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में टेबल ये याद करके आओ, इसमें कुछ एग्जांपल्स। हाँ भाई, ये एग्जांपल्स और एक्सरसाइज